बच्चा कितना ज़्यादा कंफ्यूज होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चा एक ही चीज़ पे फोकस करे और वो कंफर्म भी नहीं होता कि एक चीज़ क्रैक हो ही जाएगी, हो ही देगा। इसीलिए सबको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि उसकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, तो उस पर उसको वर्क तो करना ही पड़ेगा। अपने हिसाब से कुछ सब्जेक्ट की प्रेफरेंस रखनी पड़ती। इसी वजह से मेरे बोर्ड्स में 95% भी आए, जेई में भी 93% आया और एनडीए का रिटर्न भी निकला। वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। जब एक एस्पिरेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने का सपना देखता है तो बहुत सारे चैलेंजेस उसके सामने होते हैं। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना, एसएसबी इंटरव्यू एंड देन मेडिकल्स, एंड फाइनली जब वो एक बार रिकमेंडेशन प्राप्त कर लेता है तो वो 7वें आसमान पर होता है। सो जब एक बार रिकमेंडेशन प्राप्त करने पर आप 7वें आसमान पर पहुंच सकते हैं, तो आप सोचिए अगर आपको डबल रिकमेंडेशन मिला हो तो आपकी खुशी का क्या लेवल होगा। आज एक ऐसे ही कैंडिडेट प्रत्युष से मैं आपको मिलाने वाली हूँ जिन्होंने NDA 151 एंट्री व 10+2 नेवी टेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए डबल रिकमेंडेशन प्राप्त किया हुआ है। प्रत्युष से मिलेंगे, जानेंगे उनके रिटन की स्ट्रैटेजी, डबल रिकमेंडेशन का राज और साथ ही साथ में कंसिस्टेंसी उन्होंने कैसे मेंटेन करी कि अपने पहले ही अटेम्प्ट्स में बीट NDA 151 या बीट 10+2 नेवी टेक कैडेट एंट्री स्कीम उन्होंने सफलता प्राप्त करी। लेट्स वार्म वेलकम ऑन दिस बैठकी प्रत्युष। प्रत्युष, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बैठकी विद गुरकीरत मैम के शो में। थैंक यू मैम। सो प्रत्युष, एक बार नहीं डबल रिकमेंडेशन पाने की खुशी कैसी है और कैसा लगता है वंस यू आर रिकमेंडेड ट्वाइस, और वो भी कुछ बेसिक गैप होता है और बैक टू बैक रिकमेंडेशन पाकर? मैम, डबल रिकमेंडेशन होने पर तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है, पर जो बात फर्स्ट रिकमेंडेशन पे होती है वो अनएक्सपेक्टेड फीलिंग वो तो फर्स्ट रिकमेंडेशन पे ही आती है। लेकिन जब डबल रिकमेंडेड हुआ था, मुझे अंदर से थोड़ी फीलिंग आ रही थी कि मैं रिकमेंड हो सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिकमेंड हो चुका हूँ तो मैंने अच्छा फर्स्ट टाइम से भी बेटर परफॉर्म किया था। पर जब सर ने मेरा नाम लिया, मेरा चेस्ट नंबर बोला और मैं डबल रिकमेंडेड हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है। तो और जल्दी से वेट करते हैं कि अब हम अपने फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स को फिर से बताएं कि अब मैं डबल रिकमेंडेड हो गया हूँ। ग्रेट। एंड उससे बड़ी खुशी कि 12th के बाद में आप सीधे एक गेजेट ऑफिसर पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। उस पर क्या कहोगे आपकी, मतलब अब आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, आपके पेरेंट्स को कोई एक्स्ट्रा फंड्स आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करने हैं, तो इस सब तरीकों से आप अपने आप को कहाँ देखते हो और कैसे देखते हो? मैम, जैसे कि 12th में पढ़ने वाले सभी बच्चे का एक टेंशन होता है, उसे कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए। कॉलेज अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है जेईई मेंस के थ्रू तो उसको कितनी ज़्यादा फीस देनी पड़ती है प्राइवेट कॉलेजेस में। ऐसा मेरा भी टेंशन था, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई श्योर तो होता नहीं कि उसका रिकमेंडेशन हो ही जाएगा और वो पूरी लाइफ अटेम्प्ट्स के पीछे भी नहीं रह सकता, तो उसको कॉलेज लेना तो ज़रूरी ही है। मैं भी इसी में टेंशन में था, कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। लेकिन उसी के बीच जुलाई में मेरा रिकमेंडेशन हो जाता है और क्यों अब मुझे क्लियर था कि अब मुझे इसी ब्रांच में जाना है। और क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाता नहीं है, एनडीए हमें सिर्फ पढ़ाता नहीं, हमारी एक पर्सनैलिटी भी बिल्ड कर देता है, वो हमें एक ऑफिसर बनाता है। इसीलिए एनडीए कैडेट्स को जेंटलमैन कैडेट्स कहा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है कि अब हमारे पेरेंट्स को कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी, हम उनके लिए बर्डन नहीं रहेंगे, बल्कि अब हम उनका बर्डन कम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा आपका थॉट है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, एंड इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल एंड द स्टडी मैनेजमेंट जो आपने प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट भी किया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो जर्नी है ये आसान नहीं होती है, यू नो अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो जब आपने एनडीए की शुरुआत करी कि नहीं मुझे एनडीए जाना है, ये थॉट कहाँ से आया? कैसे आपने एन नंबर ऑफ जो आपके आइडियाज होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, सी, डी, एफ से, और लोगों के विचारधाराओं से ऊपर उठकर अपने लिए फैसला लिया? हाउ वर यू एबल टू डू? बिकॉज 12th क्लास का बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है ना, तो वो कैसे कर पाए? प्लस क्या स्ट्रगल्स फेस किए इस पूरी प्रेपरेशन के दौरान? थर्डली, कैसे बैलेंस किया और कंसिस्टेंसी बना के रखी कि आपने जो है एनडीए एग्जाम भी क्लियर कर लिया और रिकमेंडेशन भी प्राप्त कर लिया? जैसा कि हम कहते हैं कि संगति का असर ज़रूर होता है, तो वैसे ही मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे जो आर्म्ड फोर्सेस की फील्ड्स में जाना चाहते थे। पहले तो 11th क्लास में मुझे जेईई करना था और मैं उसके लिए प्रिपेयर भी करता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में फीलिंग, लेकिन मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि जेईई करना मेरा सपना नहीं था, क्योंकि मेरे मामा एक आईआईटीएन है और मेरे
मम्मी की साइड में ज़्यादातर मामा लोगों ने सब इंजीनियरिंग ही करते हैं, तो वो फीलिंग मुझे वहाँ से आई थी। वो मेरा कहीं ना कहीं मेरा सपना नहीं था, लेकिन जब मुझे एक्सपोजर मिला, मेरे अगल बगल सब कर्नल रैंक के ऑफिसर्स रहते हैं, उनको देखा, और मेरे दोस्त जो कि प्रिपेयर करते थे एनडीए के लिए, उनके ही कहने पर मैंने 12th क्लास में सितंबर अटेम्प्ट का फॉर्म भरा, वरना मैं फॉर्म भी शायद ना भरता। अच्छा। और तब सितंबर अटेम्प्ट वाला तो मेरा नहीं निकला रिटर्न, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं कर रहा था, और मतलब अपने उतना अच्छे से दिया भी नहीं। और लेकिन सितंबर अटेम्प्ट देते वक्त जो उन कुछ एक हफ्तों की मैंने प्रिपरेशन की थी, तो उन प्रिपरेशंस में मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब मुझे करना क्या है। अब मुझे एहसास हो गया था कि एनडीए मेरा ड्रीम है, तो इसीलिए जब रिटर्न पेपर हुआ, मुझे पता तो था कि अब मेरा रिटर्न तो नहीं होगा, लेकिन उसके 2 दिन बाद में डायरेक्ट मैं अपने दोस्त के साथ यहीं डायरेक्ट आया, क्योंकि लखनऊ में सेंचुरियन का बड़ा नाम भी है और एक अच्छी कोचिंग वही है भी, तो हम डायरेक्ट आए, रिटर्न का एडमिशन भी लिया, क्योंकि मुझे पता था कि बोर्ड्स का भी है, तो मैं सेल्फ स्टडी अकेले तो घर पे तो नहीं कर पाऊंगा, तो एक गाइडेंस की भी ज़रूरत है, और मुझे जल्द से जल्द अटेम्प्ट में क्लियर करना था, तो रिटर्न के लिए भी कोचिंग की, फिर रिटर्न के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया, और मेरा दोस्त भी उसी इंटरेस्ट के साथ मेरे साथ था, तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उसको क्रैक करने की। अमेजिंग। सो नाउ अभी जो स्टूडेंट्स हैं इस समय जो 12th अपियरिंग में है और एनडीए का एग्जाम लगा हुआ है अप्रैल में, तो वो भी आप ही वाली कंडीशन में और डिलेमा में है कि कैसे करें, क्योंकि कुछ को तो जस्ट पता ही लगता है नोटिफिकेशन के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता है फैमिलीज में भी। जब नोटिफिकेशन आप देखते हैं तो आप जान पाते हो। ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, और इस वक्त जिन्होंने ये फॉर्म फिल कर दिया जो हाल ही में अभी ओपन भी है, वो स्टूडेंट्स जनवरी फेब मार्च ये 3 महीने या तो मैं बोलूँ 90 या 100 डेज के अंदर कैसे प्लान करें, क्योंकि बोर्ड्स का प्रेशर भी है, प्रैक्टिकल्स का प्रेशर भी है बच्चों के ऊपर, मोर ओवर आगे जो उनके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बी इट आईआईटी नीट, इन सब के प्रेशर्स भी लेकर बच्चे चल रहे हैं, राइट। ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे कि हेल्प भी हो सके, और अगर वो मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक करने का सोच रहे हैं, कॉमन सीयूईटी को क्रैक करने का सोच रहे हैं, तो व्हाट दे शुड डू राइट नाउ। मैम, क्योंकि मैं भी इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इस वक्त बच्चा कितना ज़्यादा कंफ्यूज होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चा एक ही चीज़ पे फोकस करे, और वो कंफर्म भी नहीं होता कि एक चीज़ क्रैक हो ही जाएगी, तो वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता, उसको अपने लिए ऑप्शंस बिल्ड करने होते हैं। मैं भी था, मैं बोर्ड, आईआईटी और एक सीयूईटी, यहाँ तक एनडीए सबका फॉर्म मैंने भरा था मैं। लेकिन और यही मंथ्स होते हैं, क्योंकि इस मंथ्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो हम लोग एनडीए वगैरह ज़्यादा पर इतना अपना टाइम नहीं दे पाते, और बोर्ड्स पे टाइम देना हमारी मजबूरी हो जाती है, तो हमको देना पड़ता है। और इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि डबल पेपर, अभी जैन में जेई का भी एग्ज़ाम होगा, फिर अप्रैल में जेई का सेकंड अटेम्प्ट का एग्ज़ाम होता है, जब एनडीए का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें बच्चे को मल्टीपल चीज़ें पढ़नी होती है। इसीलिए कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर में कॉमन होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट्स, इस पे क्योंकि बोर्ड्स का भी कोर्स होता है, मैथ्स एनडीए का भी सिलेबस 50% तो 12th का ही होता है, तो उस बच्चे को थोड़ा अपना लॉजिक लगा के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस वक्त, जिससे उसको बोर्ड्स में भी बेनिफिट्स हो। ऐसा नहीं कि वो अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, वो इस वक्त हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़े, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बोर्ड में पीछे कर देगा, तो उसको मैथ्स पे, उन सब्जेक्ट्स पे, उन चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए जो बोर्ड्स में भी उसको हेल्प करे, जेई में भी उसको हेल्प करें, अगर वो जेई दे रहा है तो, वरना उसको फिजिक्स, साइंस सब्जेक्ट्स में फोकस करना चाहिए जो उसके कोर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वो उसमें स्ट्रांग है, तो उसमें अच्छा स्कोर भी कर सकता है। जैसे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट भी कर दिया था, तो इस वक्त मैंने हिस्ट्री, सिविक्स इन और पॉलिटी, इन सब सब्जेक्ट्स पे फिर ध्यान देना मतलब बहुत ही कम कर दिया था। फिर मैंने डिसाइड कर लिया था बोर्ड्स के बाद ही देखूंगा इनको, क्योंकि ये मुझे बोर्ड्स में हेल्प नहीं करेंगे और इनका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं होता, तो अपने हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स की प्रेफरेंस रखनी पड़ती। इसी वजह से मेरे बोर्ड्स में 95% भी आए, जेई में भी 93% आया, और एनडीए का रिटर्न भी निकला। बहुत बढ़िया। सो इट्स ऑल अबाउट द इफेक्टिव वे ऑफ प्लानिंग, और कैसे आप थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा। इट कान बी लाइक कि ना सीधा बुक उठाया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, अनलेस एंड अनटिल आप अपने लेवल पर जाकर चैप्टर्स को देखो, विजुलाइज करो, चार्ट आउट करो, तब तक इट्स नॉट पॉसिबल। तो पहले एटलीस्ट गिव 2-3 डेज फॉर द R&D पर्पस, और अपने हिसाब से कॉमन चैप्टर्स को निकाल कर उसके बेसिस पर आप
अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करो। एंड एनडीए एग्जाम की खास बात क्या है ना, देखो आप अगर पीसीएम बैकग्राउंड के हो, आपके तो पास बहुत बड़ा एज है। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हुए भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, आप उनकी सोचिए वो कितनी मेहनत करते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम है, इतना प्यारा एग्जाम है कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना है। अगर आप 11th-12th में कंसिस्टेंट है, राइट प्रत्युष, एंड 10th का अगर आप सिलेबस रिवाइज कर रहे हो जो आपने बोर्ड्स में दिया है, दैट इज मोर देन इनफ। आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, रादर बिलीविंग ऑन एनी ऑफ द मिथ्स जो इस समय यूट्यूब पर, इंटरनेट पर प्रिवेल कर रहे हैं। अच्छा प्रत्युष, इन्हीं सबके बीच, चीजों के बीच में ना, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यू नो एवरीबडी हैज बिकम अ टीचर नाउडेज, है ना। दे से कि मुझे एनडीए के बारे में पता है, मुझे एसएसबी पता है। इवन इफ एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, एक बार रिकमेंडेड हो गए, तो दे बिकम दी हैशटैग एसएसबी गुरुज सो कॉल्ड। एंड इफ दे क्वालिफाई the written exam once, तो वो they try to explain the strategies and everything. अब ऐसे में a child gets confused, you are very raw, अभी 11-12 से आए हो, आपको कोई बहुत ज़्यादा fascinating YouTube चैनल लगा, you started trusting, मे बी उसका उतना exposure है नहीं है, और 18, 19, 20 साल के एनडीए रिकमेंडेड स्टूडेंट्स जो मेरिट आउट हो जाते हैं, दे ओपन द यूट्यूब चैनल्स फॉर द सेम पर्पस, राइट। तो उतना एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि आप अपना सेल्फ रिकमेंडेशन पाने के बाद में यू कैन गिव दैट असेसमेंट टू द पर्सन अनलेस एंड अंटिल यू आर इनटू द प्रोसेस, आपने उसका प्रोफेशनल गाइडेंस लिया एंड एवरीथिंग। सो ऐसे में व्हाट वुड यू लाइक टू टेल टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ राइट डिसीजन ऑन द राइट टाइम, बिकॉज एनडीए हैज लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। मतलब जो सबसे ज्यादा इसमें रोकनी और विचारनीय चीज है, एक अटेम्प्ट भी वेस्ट करोगे ना तो मलाल होगा, और देन वो आपको 6 महीने बैंक का सीट लेगा। और अगर एक अटेम्प्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया तो वो एक पूरे साल का प्रोसेस हो जाता है, जिसमें इन्वॉल्व करना होता है अपने आप को और लगे रहना होता है। तो इस पे आप बताओ थोड़ा सा। मैम, जैसे कि हर बच्चे की एक खुद की जर्नी होती है, यूट्यूब पे हमें बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे एनडीए के पास आउट्स जो अपना चैनल खोल लेते हैं, बहुत सारे रिकमेंडेड स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स अपनी अपनी टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं। पर कहीं ना कहीं एक बच्चे को अपने हिसाब से सब कुछ देखना चाहिए, पर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि सबकी जर्नी अलग होती है। अब अगर मैं कहूँ कि कोई जैसे मैंने प्रिपेयर किया वैसे ही प्रिपेयर करे, तो कहीं ना कहीं उसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतने सारे जेई, अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स और रिटर्न सबको एक साथ लेकर चला, तो इसमें मेरे एनडीए रिटर्न में 324 मार्क्स ही आए, जिससे मेरी मेरिट में रैंक काफ़ी डाउन हो गई। अगर मैं फ्लाइंग फिट ना होता तो शायद मेरिट आउट भी हो सकता था। तो अगर कोई ऐसा बच्चा जो मेरी जर्नी को कॉपी करे, नहीं मैं भी बोर्ड्स को, अपने जेई मेंस, यूटी, एनडीए सबको एक साथ लेकर चलूँ, तो कहीं ना कहीं वो उसको शायद लॉस ही देगा। इसीलिए सबको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि उसकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, तो उस पर उसको वर्क तो करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ तक होप आपको समझ में आया, प्लस आप एक जो है ट्रस्टेड सोर्स में बिलीव करें, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ट्रस्ट करना प्रोसेस को और उसमें फेथ रखना, बिलीफ रखना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटर यू आर चूजिंग। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ कि एनडीए रिटन आपका जब क्वालिफाई हो जाता है, जैसे कि पूरा डिस्कशन उस पर हो चुका है, कैसे आपको चैप्टर्स को चार्ट आउट करना है। एसएसबी इंटरव्यू जनरल पर्सनालिटी टेस्ट है, अगर आप उसको लाइटर मैनर में ले, और अगर आप हैवी मैनर में लेते हैं तो XYZ मैनी थिंग्स। यू being from a civilian background, having zero knowledge about the Indian Armed Forces, the defense structure, the missiles, the warfare, everything, है ना, be it CPSS as well. तो अभी क्या mindset था, कैसे you started for it, how did you take that process, और कैसे simultaneously you started becoming a pro into getting knowledge and applying it in your personality in order to achieve the desired results. Ma'am, initially I was very raw regarding to SSB, so जैसे जैसे मुझे टीचर्स ने मॉडिफाई करते गए, जैसे जैसे उन्होंने मुझे बनाया, मैं वैसे ही बनता गया, क्योंकि मुझे एसएसबी के बारे में कुछ पता नहीं था। इसीलिए मैंने शायद कोचिंग भी ज्वाइन की थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो मुझे जैसे जैसे टीचर्स ने बताया, उन्होंने बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ टीचर्स ने नहीं, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी आते थे, उनसे भी पर्सनली बात होती थी, उनके इंटरव्यूज़ भी देखता था। सर शिशिर सर भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेते थे, सब बच्चों के सामने भी लेते थे, उन सब से पता चलता था। हमें ये पता चला कि पहले तो हमको PYQ फॉर्म मिलता था, कैसे भी भर देते थे, फिर पता चला कि इसको भरना कैसे, टीचर्स एसएसबी में पढ़ते क्या हैं। अब स्टोरीज बनाने को आ जाती थी, हम कुछ भी बना देते थे, हम क्योंकि पहली बार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें पता नहीं होता। तो फिर हमको पता चलता कि हमें क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें होती जो हमको बिल्कुल नहीं करनी होती वहाँ। अब टीचर्स जैसे इंटरव्यूज़ में वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, वीकनेसेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स,
तो बहुत से बच्चों के बहुत सारे वीकनेसेस होते हैं, पर वो सारी वीकनेसेस वहाँ नहीं बता सकते, तो हमको उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है, कुछ चीज़ें बतानी होती है, झूठ नहीं बोलना होता है, पर सच भी वही बोलना होता है कि जो ज़रूरी सच है, ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ता, ज़्यादा बोलना नहीं होता। अब साइकोलॉजी में, जैसे साइकोलॉजी तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा बिना गाइडेंस के ज़्यादा अच्छे से उस हिसाब से उस डिटेल में वो समझ सकता है, इसीलिए साइकोलॉजी की जो गाइडेंस मिली थी कि कैसे नेगेटिव वर्ड्स को भी टैकल कर सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत बार स्टार्टिंग में तो नेगेटिव वर्ड्स आ जाते थे तो मैं ब्लैंक आउट हो जाता था, क्या करूं, अब आगे वैट कैसे जाऊं, तो उससे मेरे आगे के जो वैट्स होते थे सब रुक जाते थे। फिर सर ने कुछ मतलब ट्रिक्स बताई कि नेगेटिव वर्ड्स आ जाए तो उसको कैसे टैकल करते हैं, तो नेगेटिव वर्ड आ जाए तो उसको उसका कोई सॉल्यूशन दे दो, ऐसी ऐसी चीज़ें आई। तो इससे क्या होता है कि वैट्स में कमांड आ जाती है, फिर मैं उसको स्पीड में बहुत अच्छे तरीके से करने लगा। जैसे मेरी साइकोलॉजी अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, 2 बार दे चुका हूँ एसएसबी, तो उस हिसाब से पता चलता है कि मैं पहले क्या था जब प्रिपेयर कर रहा था और अब क्या हूँ। और इसमें इंटरव्यूज़ में जो, क्योंकि वो ऑफिसर्स हमारा इंटरव्यू लेते हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू में पहली बार जब इंटरव्यू होता है तो बहुत सारी कमियां करते हैं, तो वो फिर बताते हैं क्या कमी है, इंटरव्यूअर क्या पूछेगा आपसे, आपको इस पे कैसे रिएक्ट करना है, तो एक बार उसका एक्सपोजर भी मिल जाता है। क्योंकि मैं सिविलियन था तो एक्सपोजर था नहीं, एक्सपोजर मुझे कोचिंग में मिल गया और उस एक्सपोजर से फिर मैंने सीखा, तो उससे बहुत हेल्प हुआ मैम। ऑलराइट, सो ऐसे कौन से 3 फीडबैक्स आपको मिले थे ड्यूरिंग द पर्सनल इंटरव्यू जो आपने इम्प्लीमेंट किया और आपको लगा कि हाँ वो हेल्पफुल थे आपके लिए? मैम पहला तो फीडबैक मुझको, मैंने 3-4 इंटरव्यू दिया था यहाँ पर, तो सब टीचर्स ने यही बोला कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई कमी नहीं है, इंग्लिश की भी कोई कमी नहीं है बस, लेकिन फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास जनरल नॉलेज की कमी थी। अब करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पूछते थे तो मेरे लिप्स ड्राई हो जाते थे ये, और फिर मैं बोल नहीं पाता था सही। तो फिर टीचर्स ने बताया कि आपकी कॉन्फिडेंस की कमी पर्सनल क्वेश्चंस में तो नहीं होती, इसमें क्यों हो रही है? क्योंकि आपके पास जनरल नॉलेज की कमी। तो फिर मैंने उसको और इम्प्रूव किया, न्यूज़ पढ़े और अच्छे से यूट्यूब सोर्सेज से भी पढ़े, तो उसको इम्प्रूव किया। दूसरी चीज़ें जो उन्होंने बोली, जैसे पर्सनल क्वेश्चंस में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते थे, वीकनेसेस पूछते थे, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने लगता था, तो टीचर्स ने कहा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बताना है। और पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस में सर ने जैसे हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में, अब मुझको पता, कुछ चीज़ें पता नहीं रहती कैसे फिल करना, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख देता था। तो उन्होंने बोला कि कुछ कम चीज़ें लिखो, पर वही चीज़ें लिखो जिसमें तुम्हें अच्छे से नॉलेज भी हो वो क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चंस भी करते हैं। तो फिर मैंने वैसे ही अप्लाई भी किया। तो रियल इंटरव्यू में मेरा, तो रियल इंटरव्यू जो था मैम ऑलमोस्ट 80% सेम मॉक इंटरव्यू जितना ही था, बस कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन चेंज थे, तो बहुत इन सब से बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। All right. So now that call letter is in your hand, are you going to join the academy? इससे पहले कभी NDA गए हो आप? नो मैम, So कभी now नहीं। what is the feeling? क्या क्या सोच रखा है for this beautiful journey of 3 years? NDA तो मैम, क्योंकि मेरिट में भी कम, पहले तो मेडिकली अनफिट हुआ, फिर टीआर मिला तो बहुत डर लगने लगा। रिकमेंडेशन होने के बाद जो फीलिंग थी एकदम कॉन्फिडेंट था, वो सडनली पूरा ड्रॉप हो गया मेडिकली अनफिट होने के बाद। फिर अपने टीआर पे वर्क किया, फिर टीआर पे वर्क करने के बाद दूसरी बार भी रिकमेंड हुआ, लेकिन जब दूसरी बार रिकमेंड हुआ उसके बाद डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आई, उसमें कम रैंक देख के फिर से सडनली बहुत ही पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। फिर लगने लगा क्या होगा, लेकिन फिर उन सबको टैकल करते वक्त अपने नेक्स्ट एसएसबी की भी मैं प्रिपरेशन चालू रखता था कि क्या हुआ, फेलियर्स तो आते रहते हैं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद और सबकी वजह से फेलियर तो नहीं आया, जॉइनिंग लेटर आ गया। और अब क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस कर लिया, वो पॉइंट एक्सपीरियंस कर लिया कि जहाँ से जॉइनिंग लेटर हाथ से छूटता हुआ दिखता है और अब जॉइनिंग लेटर हाथ में आ गया, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग लगती है। मतलब बहुत ही एनडीए, क्योंकि एनडीए की वीडियोस देखता हूँ, लाइफ एट एनडीए ये सब, तो मुझे बहुत ही उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा है अब तो मैम। So you're excited. So what all preparations you have started doing for that? So preparations, firstly some physical workouts I have started, like वहाँ स्टार्टिंग में जाते ही प्रॉब्लम ना हो, स्टार्टिंग में सडनली कूप अप कर लूँ, इसीलिए तो कुछ फिजिकल वर्क करना, और बहुत सारी चीज़ें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस में लिखी रहती हैं, उन सबको अभी मैनेज कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग डेट लगभग लेटर के बाद 8 ही दिन का गैप मिला है, तो मुझे सारी तैयारियाँ बहुत जल्दी करनी है। और अभी मैं मामा के घर पे था, वहाँ से आया हूँ, मतलब ऐसी वक्त पे भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया जब पूरे रिलेटिव्स वगैरह सब साथ में थे और सब इतना प्रेस करते हैं, और पेरेंट्स इन सब के बीच इतना प्राउड फील होते हैं, पेरेंट्स नहीं सारे रिलेटिव्स इतना प्राउड फील करते हैं, तो वो फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मतलब आपने धीरे धीरे अपना फिजिकल पर वर्क करना शुरू कर दिया, पैकिंग वगैरह सब यू हैव Yes, I'm packing स्टार्टेड start.
doing it. So now all the way to the National Defense Academy. बहुत beautiful है. I've recently visited NDA for Yes, this ma'am. POP. तो बड़ा मज़ेदार लगता है once you enter and वो जो सूडान ब्लॉक का व्यू होता है ना, गूज़बम्स ना आए तो फिर क्या ही कहना. इतना प्यारा, इतना सुंदर. They have beautifully made NDA and जो वहाँ की vibe है, it's so positive, so energetic and so happening कि you are definitely going to enjoy. But above all, the discipline of the academy is worth appreciating. So much of discipline वहाँ पे cadets imbibe. Now coming to the next part, coming to the physical part, that is the GTO. So in the GTO, बड़े सारे students and even the ladies वो थोड़े से confused रहते हैं. इन टर्म्स ऑफ जो आपका पीजीटी होता है, एचजीटी होता है, उसमें लीड कैसे करें. तो उसमें क्या टिप्स आपने अपनाए थे कि यू परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली गुड. बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अगर देखा जाए तो जीटीओ में नर्वस हो जाते हैं, वो लीड नहीं कर पाते हैं. अब अच्छा, लीड करने का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, मुझे ये भी बताइए. या बिकॉज आप जीटीओ के आईज में कब से आते हैं और देन हाउ यू कीप लीडिंग, ये पूरा क्या सिस्टम है. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को जीटीओ को नोटिस कराते हैं, सो दैट फॉर द नेक्स्ट ऑफ द टास्क वो आपको देखें, आपको समझें, आपको टेस्ट करने के लिए और टास्क और अपॉर्चुनिटीज दें, एंड साइमल्टेनियसली आपका कमांड टास्क भी उतना ही स्ट्रॉन्गर डिज़ाइन करें. सो ये कौन सा फैक्टर है जो फुली रिस्पॉन्सिबल है. मैम, जैसा कि हमें जीटीओ के सामने अपने आप को नोटिस तो कराना होता है, पर कुछ बच्चे जो होते हैं हर वक्त आगे आगे कूदते रहते हैं. ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए. जीटीओ को नोटिस तो कराना होता है, पर हर वक्त जीटीओ की नज़र में भी बने रहना गलत होता है, क्योंकि एक टीम में सब लोग लीडर नहीं बन सकते. अगर कोई ज़्यादा लीड कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट भी कर सकते हो कभी, क्योंकि ज़्यादा नज़र में रहने से वो जीटीओ हमारी अच्छाइयों तो कम गलतियाँ ज़्यादा पकड़ता है. ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है. और ऐसा नहीं कि क्योंकि सब बच्चे होते हैं तो ऐसा नहीं कि हर बच्चों को हर कुछ पता ही होता है. तो ऐसा पॉइंट तो आता ही जहाँ सब ब्लैंक आउट हो जाते हैं, तो हम अपने आइडियाज़ देने के मौके तो बहुत सारे मिल जाते हैं. और भले आप आइडियाज़ दे रहे हो, आपके टीममेट्स नहीं सुन रहे हैं, वो आपके टीम अगर आप बहुत फोकस भी कर रहे हो, आपने हर चीज़ अच्छे से कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपकी गलती है. वो भले वो बच्चे नहीं सुन रहे हैं, पर वो जीटीओ सर ज़रूर सुन रहे होते हैं. ये चीज़ मैंने अपने एसएसबी में बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सपीरियंस किया था कि बच्चे मेरे आइडियाज़ सुनते नहीं थे. तो फिर जीटीओ फिर और उसी ऑब्स्टिकल पे स्टक रहते थे 10-15 मिनट्स के लिए. फिर जीटीओ सर बोलते थे कि व्हेन यू हैव आइडिया, when another person is giving you idea, why aren't you all attempting that. So that I have experience. और इसी क्योंकि पीजीटी में भी मैंने इतना ज़्यादा लीड नहीं किया, पर मैंने आइडियाज़ दिए, सपोर्ट किया. दैट्स वाई कमांड टास्क में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑब्स्टिकल मिला. कमांड टास्क भी मुझे लगता है सबसे अच्छा मेरा ही हुआ था और बच्चों के कंपैरिजन. कमांड टास्क में मेरे आइडियाज़ भी अच्छे थे, क्योंकि मैंने कोचिंग में भी एक दो रिकमेंडेड स्टूडेंट्स से भैया लोग थे, उन्होंने मुझे कुछ अच्छे आइडियाज़ दे दिए थे. तो मैंने उन आइडियाज़ को वहाँ भी इम्प्लीमेंट किया. तो सर को डायरेक्टली पता चल गया कोई कोचिंग तो ज्वाइन की होगी. उन्होंने मुझसे पूछा भी कहाँ से सीखा ये सब. फिर मैंने बोला सर यहाँ से. तो उन्होंने बोला ये सब आइडियाज़ नहीं लगेंगे, नेक्स्ट आइडिया लगाओ. पर वो सर टीचर्स भी, वो जीटीओ ऑफिसर्स भी, वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हमने मेहनत करके ही सीखा है. तो बहुत ही अच्छे से हमको अपने आप को हर वक्त तो नहीं दिखाना होता, पर जब दिखाना होता है तो अच्छे से दिखाना होता है. अच्छा, एंड व्हेन द जीटीओ सर आस्क्ड यू कि यू जॉइन द कोचिंग और नॉट, तो देन आपने बताया होगा कि सेंचुरियन आपने ज्वाइन किया. तो उसमें क्या लग रहा था कि बताऊं ना बताऊं, एंड एक डिसीजन मेकिंग होता है ना कि अभी क्या करना चाहिए. तो हाउ डिड यू टेक दिस डिसीजन कि नहीं मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ से किया है, एंड उनका क्या रिएक्शन था उस पर. ये डाउट तो मैम, क्योंकि यहाँ भी बहुत बार इंटरव्यू दे चुका था, तो मुझे पता था ये क्वेश्चन तो मेरे पास आने वाला है. तो इसका आंसर मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था. मैंने डिसाइड कर लिया था, मुझे बोलना तो है ही कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी. और वो पूछेंगे क्यों, क्योंकि मैम कोई भी बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, वो अपनी फुल एफर्ट्स तो डालेगा ही. अब अगर मैं एनडीए के लिए फुल डेडिकेटेड हूँ और मैं बिना किसी कोचिंग, बिना किसी प्रिपरेशन के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी डेडिकेशन भी नहीं शो करती. अगर मैं डेडिकेटेड हूँ और मेरे पास मौका है कोचिंग ज्वाइन करने का, मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं, मेरे घर के बगल कोचिंग है, मुझे कहीं दूर भी नहीं जाना, मेरे पेरेंट्स मुझे खुद एम्फेसिस कर रहे हैं कि नहीं तुम अच्छे से प्रिपेयर करो, तो मैं क्यों ना ज्वाइन करूँ. और ज्वाइन करके जब मेरा फ़ायदा हो रहा है, मैं और नॉलेज गेन कर रहा हूँ, तो जीटीओ टीचर्स भी वो भी इम्प्रेस होते हैं कि ये एटलीस्ट डेडिकेटेड, तो वो डेडिकेशन दिखती भी है. यस मैम. So that was the ultimate thing. Yes. Fine and good enough. And now coming to your family, father civil में और मतलब civilian background, तो जब फौज में जाने का ये जो सपना था आपने शेयर किया अपनी फैमिली के साथ में, तो क्या रिएक्शन था उनका. Then finally you gained the recommendation in your first attempt. तो how was this overall journey?
माई फैमिली वॉज ऑलवेज सपोर्टिव टू माई ड्रीम्स। जब पहले जो मेरा जेई का ड्रीम था तो वो उसमें भी बहुत सपोर्ट करते थे। कोई मतलब किसी चीज़ में रोका नहीं है, कोई ये मुझ पे फोर्स नहीं किया नहीं तुम्हें ये करना चाहिए। मैंने उनको फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए अपने पापा के साथ एग्ज़ाम देने गया था, फिर मैंने वहाँ सितंबर में डायरेक्टली बोला कि इस बार तो डैडी नहीं निकल पाएगा रिटर्न, लेकिन मुझे अब इसी को आगे परस्यू करना है, ये मेरा ड्रीम बन चुका, मुझे इसी के लिए पढ़ना है, मुझे अब कोचिंग ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने एक बार भी नहीं मना किया, उन्होंने बोला ठीक है, जो अगर तुम्हें पसंद है जाओ एडमिशन ले लो, हर चीज़। उसी के विद इन अ वीक ऑफ दैट रिटन अटेम्प्ट मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की, अच्छे से प्रिपेयर भी करने लगा, हर चीज़ किया। एसएसबी में भी पूरी फैमिली का फुल सपोर्ट था, उन्होंने बोला नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑलवेज दे विल सपोर्ट मी। कॉलेज बैकअप प्लान्स के लिए भी वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, और फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सब बहुत सपोर्टिव थे। बढ़िया। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द रिटन प्रिपरेशन जो आपने किया, बिकॉज एसएसबी के बारे में काफ़ी इलेबोरेटिव आपने बताया। रिटन के लिए व्हाट डू यू फील हाउ सेंचुरियन हैज़ कंट्रीब्यूटेड, एंड इधर का जो रूटीन आपका रहा, लाइक मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलती थी, सैटरडे को जो वीकली मॉक टेस्ट होते थे, ये कितना हेल्पफुल रहे हैं? और एट द सेम टाइम एक स्टूडेंट जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है, उसको क्या आकांक्षा या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एक संस्थान से? बिकॉज देखिए, इट्स नॉट जस्ट द इंस्टीट्यूट, योर सेल्फ हार्ड वर्क हैज़ टू बी देयर इन ऑर्डर फॉर यू टू अचीव द ड्रीम एंड द थिंग्स यू आर हैविंग इन योर माइंड। इस पे आप थोड़ा बताएं। रिटन के लिए टीचर्स पढ़ाते हैं, कोचिंग हेल्प तो बहुत करती है, वो है और कोचिंग में क्योंकि एग्ज़ाम्स और टेस्ट कंटिन्यूसली होते रहते हैं, वीकली होते हैं, तो उससे हमें एक एक्सपोजर भी मिल जाता है कि रियल एनडीए रिटन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें हेल्प भी करता है। और क्योंकि टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे हैं वो कई सालों से एनडीए के लिए पढ़ा रहे हैं, तो उनको ये भी पता है, उनको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो शायद हम लोग पर्सनल सेल्फ स्टडी में शायद ना कर पाएँ, शायद कर भी सकते हैं, लेकिन टीचर्स जब बता देता है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, उस पर बहुत हेल्प हो जाती है। और कभी कभी ये होता है कि कुछ टीचर्स हमें पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक चीज़ मैंने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, नेवर हेजिटेट टू आस्क डाउट्स हमेशा पूछना चाहिए। टीचर्स को अच्छा लगता है जब हम डाउट्स पूछते हैं, वो डाउट्स हमारे क्लैरिफाई करते हैं, हमारे डाउट्स जब क्लैरिफाई होते हैं वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। एनडीए में भी कुछ ट्रिक्स ऐसी थी, मुझे कुछ शुक्ला सर पढ़ाते थे तब, जब हमें मैथ्स पढ़ाते थे, बहुत चीज़ें पढ़ाते थे, मेरे सर के ऊपर से ज़्यादा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था उस वक्त, तो फिर मैं सर से बार बार पूछता था, तो सर भले थोड़ा बोलते हैं लेकिन वो समझाते भी हैं, और वो समझाते थे वो ट्रिक्स मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आ गई, अभी तक याद रहती हैं। तो वो भी क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली आ भी जाते हैं एनडीए में, तो बहुत हेल्प करता है। और कुछ चीज़ें हमें ये भी फोकस रखना चाहिए, हमें अपने पर्सनल अपने आप को मॉडिफाई भी करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। जैसे कभी कभी हिस्ट्री सिविक्स इन सब की एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, तो मैं उसको करता था अपने, फिर बोर्ड्स पे टाइम दे देता था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी इस पर ज़्यादा टाइम दूंगा तो बोर्ड्स वीक हो जाएगा, तो उसको अपने हिसाब से भी देखना पड़ता है। ऑलराइट, सो नाउ कमिंग ऑन टू द स्टूडेंट्स जो अब इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाट टॉप टिप्स यू वुड लाइक टू गिव देम ताकि वो भी अच्छे से अपना एनडीए का रिटन या फिर एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करें? Think I would like to say to all the students who are attempting for NDA that always practice previous year questions. Previous year questions helps a lot. हम थ्योरीज पूरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस लगा लेते हैं, लेकिन जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसा होता है कि मैथ्स में तो एक पैटर्न फॉलो करता है, हर चैप्टर में उसी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 5-6 ईयर्स का भी लगा लेते हो तो आपका 50-60% प्रिपरेशन वहीं डन है, आप क्लियर हैं, क्योंकि आपने जब प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चन आए उसको अटेम्प्ट कर लिया, आपको एकदम उसमें कमांड पा गए, तो अगले साल भी अब 100% क्वेश्चन नहीं चेंज कर सकते। वो लोग भी क्वेश्चन 10-20% चेंज करते हैं, वरना पैटर्न तो सेम ही रहता है। तो अगर आपने पिछले पैटर्न को समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो इस पैटर्न को भी अच्छे से कर लेंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ना है, लेकिन और सब आप कर सकते हैं इजीली, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बेस्ट सॉल्यूशन है। ऑलराइट, सो नाउ जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे और आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि बैलेंस कर लें, तो उस दौरान जो आपके हैशटैग फ्रेंडशिप गोल्स थे उनको कैसे आपने लेवल अप रखा, कैसे डेविएट नहीं हुए? बिकॉज आपने इतना करा, दैट मीन्स आप तो बहुत आपका एक डिसिप्लिन रूटीन रहा होगा। तो जो आजकल स्टूडेंट डेविएट हो रहा है, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, उसको कैसे आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखा टू बी ऑन द राइट पाथ? मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम फील्ड, तो हम लोगों की ज़्यादातर मेरा दोस्त भी था, हम दोनों साथ कोचिंग भी आते थे, हम दोनों का टाइम साथ में ज़्यादा स्पेंड होता था, तो हम दोनों
एनडीए के लिए ही पढ़ते थे, एनडीए के लिए प्रिपरेशन करते थे, तो ज़्यादातर टाइम हम लोग नॉलेज ही एक्सचेंज करते थे, तो फ्रेंडशिप अफेक्ट नहीं। स्कूल में भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फ्रेंड्स को लेकिन फ्रेंड्स आपसे बात करेंगे, आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे तो फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी बात ज़रूर समझते हैं। अगर 1-2 महीना थोड़ा कम बात करने से वो आपसे फ्रेंडशिप तो नहीं तोड़ते, वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, और कहीं ना कहीं एक फ्रेंड आपको सपोर्ट बहुत करता है, वो आपको और रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है अपने हिसाब से, उसके साइड से जितनी हेल्प हो सकती है वो आपको और हेल्प करता है, अगर वो एक अच्छा फ्रेंड है और आपको सपोर्ट करता है वो। राइटली सेड। तो देखा एस्पिरेंट्स, आज की जो हमारी ये स्टोरी थी, ये थी धैर्य की, समर्पण की और त्याग की और दृढ़ संकल्प की। धैर्य ऐसे कि जो आपकी जर्नी होती है उसमें कैसे आपने पेशेंस मेंटेन करना है थ्रू आउट द प्रोसेस। समर्पण कैसे, क्योंकि आपको अपने आप को पूरा झोंक देना होता है अपनी तैयारी में, विदाउट गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे कि शिशिर सर बोलते हैं। त्याग कैसे, उस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है, घूमना बहुत अच्छा लगता है, पार्टीज देखना बहुत अच्छा लगता है, बट इनको त्यागना पड़ेगा। और दृढ़ संकल्प की वो विल पावर, जिसके बदौलत आप मोटिवेटेड फील करते हैं अपने गोल के लिए, और आप सदैव तत्पर रहते हैं अपने गोल के प्रति और अग्रसर रहते हैं अपने जो भी आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, और तैयारी करते हैं अपनी जीत की। सो होप आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जहां लोग एक बार रिकमेंड होने के लिए इतना प्रयास करते हैं, यहाँ इनकी राइट स्ट्रैटेजी, राइट प्लानिंग, राइट अप्रोच, राइट टेम्परामेंट से इन्होंने 2 बार रिकमेंडेशन बैक टू बैक प्राप्त कर लिया। क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट, एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हम बनना चाहते हैं, अगर आप इस समय क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, बीट भी एनी क्लास, आप आज से ही वैसा सोचना और वैसा बिहेव करना शुरू कर दें। एक बहुत मुझे लाइन याद है, और एक अच्छे ऑफिसर ने कही थी कि टू बी एन ऑफिसर फर्स्ट बिहेव लाइक वन। तो आज ही से आप वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर दें, उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के साथ में जीना शुरू कर दें, उन्हें अपनी जीवन में इम्बाइब करना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपका लाइफस्टाइल डिसिप्लिन हो जाएगा, आप में चेंज आएगा, एंड डेफिनेटली ये पॉजिटिव चेंज आपको इंस्पायर करेगा, इग्नाइट करेगा अपने गोल को और तेज़ी से अचीव करने के लिए। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ में मैं गुरकीरत इस बैठकी शो में फिर मिलूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपका ये जो नव वर्ष है ये मंगलमय रहेगा, और इस नव वर्ष में आपको, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक धन्यवाद, नमस्कार एंड जय हिंद। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप भी एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, देन ज्वाइन करिए NDA 1 2024 लास्ट क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स जैसे बेहतरीन फीचर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के लिए। फॉर एडमिशन डिटेल्स यू कैन कॉल और व्हाट्सएप us at 9795977776। Don't forget to visit our official website www.centuriondefenseacademy.com.